Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित विजय कुमार शुक्ला है और आज के इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ किस प्रकार से मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में 41 रैंक हासिल की ESE 2025 में। दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मैंने 2019 में VJTI कॉलेज से बीटेक किया है जो कि मुंबई में है। उसके बाद मैंने NTPC और ONGC जैसे महारत्न कंपनीज़ में काम किया थ्रू गेट, और इस साल जो है मैंने, क्योंकि रेलवे वापस आ गया था और हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, वैकेंसीज भी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे जो है अपॉर्चुनिटी मिला इंजीनियरिंग सर्विसेज देने का। और किस प्रकार से मैंने अपना तैयारी किया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के थ्रू, दिल्ली नॉलेज ट्रैक के वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगा। तो चालू करते हैं मेरे प्रिपरेशन। तो लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन चालू किया था, क्योंकि जब भी 2022 में मैंने गेट दिया था उसके बाद से 3 साल का गैप आ गया था मेरे प्रिपरेशन में। तो जैसे ही लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया अक्टूबर में कि रेलवे फिर से आ गया, तो मैंने फॉर्म भर के वापस से तैयारी चालू कर दी। अब क्योंकि प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में 6 महीने का गैप था, तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा समय मिला था। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मुझे रिवीजन करना पड़ रहा था, जो चीज़ें मैंने भूल गया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका जो है मैंने तैयारी करना चालू किया। सबसे पहले मैं बेसिक नेटवर्क थियरी से चालू किया। नेटवर्क थियरी के बाद कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट्स करने के बाद ही मशीन्स और पावर सिस्टम पे ग्रिप और अच्छा बन पाएगा। और ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है इनके मैंने चालू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली PYQ से चालू किया। फॉर एग्जांपल नेटवर्क थियरी है तो एक हैंडबुक से बस फार्मूलाज देख लिए और फार्मूला देखने के बाद डायरेक्टली PYQ पे जंप कर गया। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि जैसे जैसे हम PYQ सॉल्व करते हैं तो एक फीडबैक मैकेनिज़्म मिलता है हमको कि कितना हमको आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अगर आप सिर्फ पढ़ने बैठ गए कि अच्छा मैं पूरा नोट्स रिवाइज कर लूँगा, तो उसमें टाइम भी जाता है, एक बोरिंग प्रोसीजर हो जाता है, और जो कि और जब फीडबैक नहीं मिलता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार कितना पढ़ना है इस चीज़ को लेके, तो ये वाला चीज़ माइंडसेट में आ जाता है। तो इसके लिए मैं कभी भी उन स्टूडेंट्स को बोलूँगा जो लोग डायरेक्टली प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं कई साल के गैप के बाद, तो वो ये वाला स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि डायरेक्टली आप PYQ से चालू कर दीजिए। नेटवर्क थियरी, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ये वाला 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में करने के बाद आपको जो है जंप करना है मशीन्स पे, पावर सिस्टम पे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो ये 3 जो है, जो अभी मैंने बताई, ये कोर सब्जेक्ट है, और पहले के 3 जो है मतलब वो भी कोर हैं लेकिन वो जो है मोर मैथमेटिकल ओरिएंटेड है। और सबसे ये 6 सब्जेक्ट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका आ जाता है वो है मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स जो है प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आ जाता है। तो मैथ्स जो है आपको वापस से PYQ करना है और गेट के भी कुछ क्वेश्चंस लगा लेने हैं, और साथ ही साथ जो है मैं बोलूँगा कि जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो वर्कबुक है उसको आप सॉल्व करके जाइए, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी डिमांडिंग सॉल्विंग अप्रोच यूज़ होता है। काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें सॉल्व करना पड़ सकता है कई बार, और कई बार जो है हम लोगों को ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि क्वेश्चन देखे और समहाउ हिट एंड ट्रायल मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से भी ऑप्शन मैथ्स के एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। प्रीलिम्स के जब भी पेपर देते हैं तो मैथ्स जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये 6 सब्जेक्ट और मैथ्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन। मेजरमेंट आपको अच्छा खासा अमाउंट में प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर फंडामेंटल, और जो हमारा बाकी का 2-3 मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है
फॉर एग्ज़ाम्पल तो 6 सब्जेक्ट जब आपके ये वाले हो जाएं टेक्निकल के और मैथ्स हो जाए, अब आपको फोकस करना है एनालॉग डिजिटल मेजरमेंट्स और माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पे मतलब जो मिसलेनियस टॉपिक्स है काइंड ऑफ, ये वाले आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन पहले ये 6 और मैथ्स, और उसके बाद जो है आपको कंप्लीट करना है मेजरमेंट्स और एनालॉग ये। और एक दोस्तों में बताना भूल गया, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस जो है मेजरमेंट, एनालॉग और मटेरियल साइंस ऐसा रखिए आपको। तो बेसिकली 3-3 का सेट बन गया। जैसे कि 3 जो है आपके सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी हो गया। फिर उसके बाद 3 आ जाता है आपका मशीन्स, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर जो है आपका आ जाता है मेजरमेंट्स, एनालॉग और मटेरियल साइंस। और फिर मैथ्स के बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये वाला पार्ट आपको लास्ट में करना है। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको अलग से बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये हो गया आपका बेसिक, किस प्रकार से आपको अप्रोच करना है यदि आप तैयारी चालू कर रहे हैं तो, और वो भी काफ़ी दिनों बाद जब आप तैयारी चालू कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं मेंस की स्ट्रेटजी पे। तो मेंस की स्ट्रेटजी पे आपको जो है ज़्यादा फोकस, देखिए प्रीलिम्स में जो है हमको फोकस करना है ज़्यादा PYQ पे, टेस्ट सीरीज़ पे कम करना है, बिकॉज PYQ के क्वेश्चन इनफ है और उनकी रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मेंस में टेस्ट सीरीज़ पे भी फोकस करना है और PYQ पे भी फोकस करना है। अभी पिछले साल ये वाला सीन हुआ था कि 6 महीने हमको प्रीलिम्स में मिले थे और 2 ही महीने मेंस में मिले थे। बट इस साल जो है, जो आगे का जैसे यूजुअली UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज कंडक्ट होता है, तो आपका फरवरी में प्रीलिम्स हो जाता है और 4 महीने आपको मेंस में मिलते हैं। तो अब जो 4 महीने के हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी है मेंस को अप्रोच करने के लिए। प्रीलिम्स को बस यही समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए कि PYQ लगातार लगाना है। अगर कुछ नहीं आए तो आपको ChatGPT का यूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लिक किए हुए, और साथ ही साथ जो है आपको जो हैंडबुक और नोट्स कहीं से भी आपने पढ़ा हो तो वो रिफ़र करना है। वो तो हर कोई बेसिक करता ही है, लेकिन जो एक्सेप्शनल मैंने किया था वो यही था कि मैं मेजरली PYQs पे फोकस करता था। अब कुछ जो है, जैसे प्रीलिम्स का मैं और कुछ बता देता हूँ कि मटेरियल साइंस जैसे सब्जेक्ट था तो मैंने ECE का भी लगा के गया था, क्योंकि ECE और इलेक्ट्रिकल का दोनों का लगभग सेम है। कुछ 2-4 नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उनसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और सिमिलरली आप देखिए मैथ्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल में है तो आपको ज़्यादा सोर्सेस बाकी ब्रांचेस से नहीं मिल पाएंगे उस चीज़ के। और अब जो है, चलिए अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था वो ये था कि मैं टेस्ट सीरीज़ पे भी काफ़ी फोकस कर रहा था और 15 साल के PYQs 2010 से लेकर 2015। सिमिलरली आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है 2010 से लेकर 2025 तक, 2025 तक आपको फोकस करना है PYQs पे। और साथ ही साथ मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है टेस्ट सीरीज़ पे। और टेस्ट सीरीज़ में भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है पार्शियल टेस्ट सीरीज़ देते हैं पार्ट वाला, और उसमें जो है जब नंबर कम आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार यहाँ पे नंबर ही नहीं बन पा रहा है मेरा और एग्ज़ाम में क्या होगा। लेकिन जब आप फुल लेंथ देते हैं तो आपके पास जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एलिमिनेट करने के लिए भी। और मान लीजिए कि कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स के पूछ लिए गए हैं तो आप वो छोड़ सकते हैं। आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मिल पाता है कि एक्चुअल में पेपर कैसा होगा। और जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी हद तक जो है इन पैरेलल विथ मेंस एग्जामिनेशन रहता है। दिस इज़ नॉट ट्रू विथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट वेरी मच ट्रू विथ मेंस। तो इसीलिए कम से कम आप 10 फुल लेंथ मॉक देकर जाइए और साथ ही साथ 2010 से लेकर 2025 तक का PYQ सॉल्व करिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3rd टाइम आप देख लीजिएगा। 2 टाइम्स आपको PYQs लगाने हैं और साथ ही साथ मेंस का टेस्ट सीरीज़ देना है। इसके बाद अब प्रीलिम्स और मेंस के बाद अगर आपको एक मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें की थी वो मैं बता देता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप पे हर सब्जेक्ट के अपने एक ग्रुप बना लिए थे पर्सनली, जिसमें मेरे 1-2 दोस्त भी एडेड थे। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई नहीं है तो आप जो अकेले उसमें 2 जन किसी पेरेंट्स को रख सकते हैं और फिर जो रिमूव करके अपना ग्रुप बना सकते हैं। तो उस ग्रुप में आप क्या करिएगा कि पर सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना दीजिएगा और उसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं मेंस के वो उनका स्क्रीनशॉट या फिर जो छोटा अप्रोच है या फिर सिली मिस्टेक्स जो भी आप कर रहे हो एक सब्जेक्ट के वो डाल दीजिए। तो मान लीजिए 12 सब्जेक्ट हैं तो 12 मेंस के ग्रुप बन जाएंगे आपके, और उसमें जो है हर सब्जेक्ट का आप डाल सकते हैं कि अच्छा मैंने ये किया था, मैंने ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, मेरा सिली मिस्टेक यहाँ पे हो जाता है, इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल फॉल्ट एनालिसिस है, फॉल्ट एनालिसिस में अगर आप कोई फार्मूले में लगता है कि अरे मैं LG फॉल्ट और LL फॉल्ट में बार बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ तो वो वाला चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं।
मतलब ऐसे आप जो है हर सब्जेक्ट का एक एक ग्रुप बना के उसमें सिली मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पार्ट वो डाल सकते हैं और उनको जो है स्वाइप करके देखना बहुत इजी रहता है कंपेयर टू किसी बुक में आप लिखें और उनको देखना। उसमें आप ये भी डाल सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में आपने क्या मिस्टेक्स किया है और टेस्ट सीरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये सब आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सही मेथड लगा था मुझे मेरे इस प्रिपरेशन ड्यूरेशन में। और प्रीलिम्स के लिए भी ये सेम चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है जितना मेंस में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेंस में सॉल्विंग बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सॉल्विंग रहता है एक आध दो सब्जेक्ट को छोड़ के। उसके बाद मैं शेयर करूँगा अपना स्ट्रेटजी इंटरव्यू को लेके। तो इंटरव्यू में हमको ज़्यादा टाइम मिल गया था प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, लेकिन मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर मिलने के बावजूद अभी तो जो आप एक्चुअल में जब इंटरव्यू देते हैं तो मॉक से काफ़ी हद तक अलग रहता है। वो लोग जो है आपसे कुछ इस प्रकार से बात करेंगे कि जैसे आप बहुत ही नॉर्मल कर देते हैं, आपको ऐसा फील ही नहीं होने देते हैं कि ये कोई इंटरव्यू ले रहे हैं। और उस नॉर्मल एनवायरनमेंट में जब आप देते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता, सीरियसनेस फील नहीं होता है कि ये क्या पूछ रहे हैं, बट दे आर वेरी मच जजमेंटल अबाउट यू और दे आर क्रिटिकली एनालाइजिंग यू। तो मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए, थोड़ा बहुत उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। बट क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल इंटरव्यू इज़ स्लाइटली डिफरेंट, तो आपको जो है ये भी ध्यान देना है उसमें कि आप अपने बारे में अच्छे से जान ले। डैफ में जो आप फिल करते हैं वो अच्छे से पता रहना चाहिए, आपके हॉबीज़, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी सारे सवाल मुझसे महाराष्ट्र पे पूछे गए। ONGC में जॉब करा था तो ONGC से रिलेटेड पूछे गए, और फिर साथ ही साथ जो है टेक्निकल में जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे, NTPC और ONGC से रिलेटेड। तो आपको जो है ना वहाँ पर जब इंटरव्यू में जाएंगे तो मोर काइंड ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोचेस आपके जज होते हैं, जो जैसे कि BLDC मोटर्स के बारे में आप पढ़ के जाइए, जो हमारे सिलेबस में इन डिटेल एकदम नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बट वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो वेरियस पावर सेक्टर स्कीम्स की योजनाएं हैं वो सब पढ़ के जाइएगा, और किस प्रकार से हम इंडिया के पावर कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सोलार बैटरीज़ के बारे में पढ़ के जाइए, चार्जर्स के बारे में पढ़ के जाइए, EVs के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको वाइड स्पेक्ट्रम हो जाता है इंटरव्यू का। एकदम जो है कोई फार्मूला नहीं पूछा जाएगा वहाँ पर, कि जैसे बेसिक चीज़ें पता रहनी चाहिए। जैसे मुझसे ही पूछ लिया गया था कि अच्छा पावर डेल्टा कैरेक्टरिस्टिक बनाओ स्टेबिलिटी में, फिर हीट रेट का इक्वेशन बता दो जो आप ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करते हो, लोड फ्लो क्या होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस के साथ ही साथ ये स्कीम्स और योजनास और आपके डैफ के बारे में आपको पता रहना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद जो है जिस एरिया में आप रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है और वहाँ पर क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, किस प्रकार से अगर कोई चैलेंजेस वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं तो उसको आप किस प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अब इन शॉर्ट में कंक्लूड करूँ आपको, तो प्रीलिम्स में आपको फोकस करना है टेस्ट सीरीज़ PYQs पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। एक तो आप टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि कितने टाइम में हो जाएगा। बट नो कोचिंग इंस्टीट्यूट और आई डिडंट गेट एनीवेयर कि जहाँ पे रिलेवेंट टेस्ट सीरीज़ मिल पाए। हाँ, आप एक और काम कर सकते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में कि textbook.com पे जो PYQs अवेलेबल रहते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इन PYQ फॉर्मेट डायरेक्टली। तो ये आपको जो है ना जैसे 2013 से वहाँ पर अवेलेबल है, तो मैंने वही किया था कि 2013, 14, 15 के डायरेक्ट एज अ टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट किया था उन सब पेपर्स को, जिससे कि अब वो पैटर्न में नहीं है हमारे, लेकिन PYQs का पूरा आइडिया मिल गया था। और क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है उससे। और फिर जो है 2017 से 2025 तक आप UPSC के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और फिर जो है आप अटेम्प्ट करिए उस क्वेश्चन पेपर को, जिससे कि आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाए। अब उसके बाद आते हैं मेंस केस में। तो मेंस का कंक्लूजन यही है कि टेस्ट सीरीज़ और PYQ दोनों को फोकस करना है। 4 महीने मिलते हैं, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ टाइम रहता है। यदि आपको कोई उसमें क्वेरी रहता है तो आप जो नोट्स हैं उसको ही रेफ़र करिएगा, और आउट ऑफ सिलेबस के बुक्स मत सॉल्व करिए। फॉर एग्जाम्पल लोग जो है PS बिमरा लगाने लग जाते हैं और वगैरह वगैरह बुक्स लगाने लग जाते हैं,
उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बुक्स रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टेस्ट सीरीज़ और PYQs हैं, इनको आप मल्टीपल टाइम्स अगर सॉल्व करके जा रहे हैं तो दीज 2 आर इनफ। और इंटरव्यू का तो मैंने विस्तार में ही बता दिया है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजीज़ आपको रखनी है। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे भी काफ़ी बेनिफिट हुआ था जब मैं इन टॉपर्स का वीडियो देखा था अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में। और होपफुली आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से मेरे स्ट्रेटजी के थ्रू फ़ायदा होगा।